कि किसी भी स्किल में टॉप में आने के लिए क्या मेथड है और क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स की रिक्वायरमेंट है। और ये सारी बातें हम सीखेंगे जॉश वेट्सकिन की बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग से, जहां पर एक कॉमन इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक भी स्किल में आउटस्टैंडिंग नहीं हो पाता, वहीं पर जॉन चेस में नेशनल चैंपियन रहे और उसके बाद चेस की गेम को छोड़कर वो एक कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में चले गए। और ये नई गेम थी मार्शल आर्ट्स टाई ची चुआन। और इस गेम में वो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए और 2004 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। जॉश बोलते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक प्रोसेस होता है और आज इस वीडियो में हम इन्हीं 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है लर्निंग द मैक्रो फ्रॉम द माइक्रो। एक बार एक टीचर अपने एक स्टूडेंट से बोलता है कि मुझे 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिख के बताओ अपने टाउन के ऊपर, जिस पर उसकी स्टूडेंट बहुत डर जाती है। उस स्टूडेंट को लगता है कि उसका टाउन तो बहुत ही छोटा है, उसके टाउन में तो कुछ भी इंटरेस्टिंग है ही नहीं और वो इतना बड़ा ऐसे कैसे लिखेगी। वो टीचर अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ जाता है और इसलिए वो उस असाइनमेंट को चेंज कर देता है और बोलता है कि चलो ऐसा करो कि ये क्लासरूम के बाहर जो तुम्हें ओपरा हाउस दिख रहा है इस पर ये ऐसे लिखो। इस ओपरा हाउस की टॉप लेफ्ट ब्रिक से लिखना स्टार्ट कर दो। अब शुरू में तो स्टूडेंट को लगता है कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर उसके पास ओपरा हाउस के बारे में बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं और वो उस असाइनमेंट के 20 पेजेस अपने टीचर को सबमिट करती है। और ये ओपरा हाउस उसी के टाउन में था जिसे वो पहले बड़ा ही छोटा और बोरिंग मान रही थी। बेसिकली स्टोरी से ऑथर हमें बोलना चाह रहे हैं कि डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रेथ, यानी जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहले हमें माइक्रो से शुरू करना चाहिए, यानी छोटे से शुरू करना चाहिए। और जब हम उस माइक्रो को समझ जाए तभी हमें मैक्रो समझ आएगा, यानी पूरी थ्योरी समझ आएगी। और यही प्रिंसिपल ऑथर ने चेस को सीखने में भी यूज किया था, जहां पर सारे कॉमन लोग चेस की प्रैक्टिस के लिए शुरू से ही सारे के सारे पीसेस को एक साथ लगा के खेलने लगते थे और सारी पॉसिबल मूव से कंफ्यूज हो जाते थे। वहीं पर ऑथर चेस बोर्ड से सारे के सारे पीसेस को हटा देते थे और सिर्फ 3 पीसेस ही रखकर प्रैक्टिस करते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग और पॉन को किंग से लड़ाते थे और इनसे सारे पॉसिबल मूव्स को प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वो इन्हें भी हटा के किंग और नाइट के साथ प्रैक्टिस करते थे और फिर इसी तरह बाकी चेस के पीसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और यही रीजन है कि वो एज अ चेस प्लेयर बहुत जल्दी ग्रो हो गए। अगर हम स्टडीज में भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट को सीख के उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता चल जाए। सेकंड प्रिंसिपल कहता है लूजिंग टू विन, यानी हमें जीतने के लिए बहुत बार हारना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि ये एक कॉमन ट्रेट है जो उनमें स्टार्टिंग से अवेलेबल था। वो जानते थे कि उन्हें हारना पड़ेगा अगर उन्हें नेशनल चैंपियन बनना है। इसके लिए जब वो 8 साल के थे तो वो अपने से कहीं ज्यादा बड़े एज ग्रुप वाले लड़कों को चेस में चैलेंज कर देते थे और उनसे बहुत बार हारते रहते, लेकिन बार बार हार के ही उन्हें ऐसी चेस मूव्स का पता चला जो उनके एज के ग्रुप वाले लड़कों को दूर दूर तक नहीं पता थी। ऑथर बोलते हैं कि बार बार हारना बहुत इमोशनल इवेंट होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन सिर्फ यही एक सक्सेस का रास्ता है। ऑथर के काफी फ्रेंड्स ऐसे चेस प्लेयर्स के साथ कभी नहीं खेलते थे जो उन्हें हरा सके, क्योंकि वो उन दुख की मोमेंट्स को नहीं जीना चाहते थे जो हारने के बाद महसूस होती हैं। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि मैं जानबूझकर हारता रहता था और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता रहता था। ऑथर बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स उसे चेस में आउटस्टैंडिंग बोलते थे। कई लोगों ने तो उसे अनडिफीटेड का टाइटल भी दे दिया था। लेकिन जिस दिन उसका ऑथर के साथ चेस में मैच था तो उसने वो मैच खेलने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो हारना नहीं चाहता था और वो अपनी परफेक्ट चेस प्लेयर की इमेज को खराब नहीं करना चाहता था। अगर हम स्टडीज की बात करें तो हमने देखा है कि कई स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट नहीं देते। वो सोचते हैं कि जब सिलेबस पूरा होगा तभी हम मॉक टेस्ट देंगे। ये एक बहाना है जो हम खुद से बोलते हैं। असली में हमें पता है कि हमें दुख होगा अगर हमारे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें इस दुख से गुजरना ही पड़ेगा, वरना हम अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाएंगे और कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि एक बार जब हम हार जाएं तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों को समझ लेना चाहिए और उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। ऑथर बोलते हैं कि जब वो मार्शल आर्ट्स टाई ची चुआन की प्रैक्टिस करते थे तो वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते थे और वो बहुत से अपने फेलो मार्शल आर्टिस्ट से आगे बढ़ गए जो उनसे बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑथर बोलते हैं कि ये कहने में तो आसान है कि अपनी गलती को रिकॉग्नाइज करो और दोबारा उसे रिपीट मत करो, लेकिन एक्चुअल में इसे इंप्लीमेंट करने में कई बार हमें महीने लग जाते हैं। हमें कोई भी काम करते हुए ये देखना पड़ता है कि हम कौन सी साइकोलॉजी या टेक्निकल गलती बार बार कर रहे हैं, और जब हमें अपनी गलती का पैटर्न समझ में आ जाए तो हमें इसे इंप्रूव किए बगैर नहीं रुकना चाहिए, फिर चाहे इसमें महीने ही क्यों ना लग जाए। थर्ड प्रिंसिपल कहता है एक्सपेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर डर्टी प्लान,
ये प्रिंसिपल कहता है कि मान के ही चलो कि आपके साथ कुछ ना कुछ अनफेयर चीजें होंगी। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए ऑथर कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास चेस ओपोनेंट्स बहुत बार डर्टी गेम खेलते हैं। जैसे कि कुछ प्लेयर्स चेस खेलते वक्त उन्हें टेबल के नीचे से किक मारते थे, कई चेस प्लेयर्स चेस बोर्ड को हिलाने लगते, कई बीच में अजीब सी आवाजें निकालते या कम आवाज में उन्हें गाली देते। और ये सब इसलिए होता था ताकि उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब किया जा सके और वो अच्छे से अपनी नेक्स्ट चेस मूव को प्लान ना कर पाए। शुरू शुरू में जब ऑथर के साथ ऐसा होने लगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या हो रहा है, लोग ऐसी चीटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम उनके ओपोनेंट्स की नहीं, उनकी खुद की है। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो डरा हुआ खेलते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अगर उनके प्लेयर्स उनके साथ इस तरह से खेलेंगे तो वो क्या करेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि रोने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें खुद को ट्रेन करना है तो उन्हें इस सिचुएशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो सबसे डर्टीएस्ट प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने लगे ताकि इंपॉर्टेंट मैचेस के टाइम वो इमोशनली अफेक्टेड ना हो। और ऐसा ही हुआ। जब वो रियल इंपॉर्टेंट मैचेस खेलते और उनके ओपोनेंट्स उन्हें टीज करने की कोशिश करते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये देखकर कि ऑथर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके ओपोनेंट्स खुद ही नर्वस हो जाते और कोई ना कोई गलती कर बैठते और हार मान लेते। ऑथर बोलते हैं कि अगर हमें किसी चीज में अच्छा होना है तो हमें चीटिंग को, डर्टी प्रैक्टिसेस को भी गेम का ही हिस्सा मानना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है हैव अ चाइल्ड सेंस ऑफ फ्रीडम। जब भी कोई बूढ़ी औरत पहली बार कंप्यूटर को यूज करती है तो वो इतनी डरी हुई होती है कि कुछ टूट ना जाए, मगर जब आप उन्हें बताओगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो रिलैक्स हो जाती हैं और फ्रीली कंप्यूटर को यूज करने लगती हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें हारने से डर नहीं लगता। हमारे सपने इतने बड़े होते हैं कि हमें लगता है कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमें नई नई चीजों का पता चलता है। हम और लोगों को हारते हुए देखते हैं और उनकी हार को खुद की हार समझने लगते हैं और एज के साथ साथ अपनी एक झूठी सेल्फ इमेज बना लेते हैं जिससे हमें रिस्क लेने से डर लगता है। ऑथर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो अपने चेस करियर के पीक में थे और नेशनल चैंपियन बन गए थे, तभी उनके डैड ने उन पर एक बुक लिख दी कि उनका बेटा इतनी छोटी उम्र में कितना अच्छा चेस प्लेयर है। और उस बुक पर एक मूवी बन गई। उस मूवी का नाम था सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर। इस मूवी के रिलीज होने के बाद ऑथर के लाखों लोग फैन बन गए, लड़कियां उनके पीछे पागल हो गई और सब उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए। इस पर ऑथर बोलते हैं कि मैं प्रेशर में आ गया था। उन्हें डर लगने लगा कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा और धीरे धीरे वो चेस से दूर भागने लगे और फाइनली चेस को ही छोड़ दिया क्योंकि उनसे ये प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स ताई ची चुआन सीखना स्टार्ट कर दिया और वो बोलते हैं कि अब मुझे हार से बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं दोबारा एक बच्चे की तरह स्टार्ट कर सकता था, गलतियां कर सकता था, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा ड्रीम कर सकता था। और उन्होंने ऐसा ही किया और वो इस गेम में भी 2004 में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इन शॉर्ट ऑथर कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी से भरा होना चाहिए जो फेलियर से नहीं डरता और जिसके लिए हर चीज पॉसिबल होती है और माइंड में कोई लिमिटेशन नहीं होती। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि फाइंड अ राइट पर्सन हु विल हेल्प यू ग्रो इन योर स्किल्स। जब ऑथर मार्शल आर्ट्स ताई ची चुआन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका डेली प्रैक्टिस पार्टनर के लिए ऐसा लड़का था जो दुनिया में इस गेम में बेस्ट था। हर रोज वो दोनों एक दूसरे को सारे सीक्रेट्स बताते थे जो उन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में पता थे और वो एक दूसरे की गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते। वो एक दूसरे को नई नई ट्रिक्स के बारे में बताते जिससे वो और लोगों की मूव्स को काउंटर कर सकते थे। ये कांस्टेंट फीडबैक वो भी ऐसे पार्टनर से जो स्किल में अच्छा भी है और आपका भला भी चाहता है, आपको आपकी स्किल में बहुत जल्दी अच्छे लेवल पर ले जा सकता है। इसलिए चाहे आप बिजनेस में भी क्यों ना हो, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढ सके जिससे एक्सपीरियंस हो और आप दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। इन शॉर्ट एक विन विन सिचुएशन बना सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वर्क ऑन द एरियाज यू आर निग्लेक्टिंग बिफोर यू आर फोर्स्ड टू। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए इससे पहले कि हालात हमें मजबूर कर दें उन्हीं कमियों पर काम करने के लिए। ऑथर जब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे तब वो अपने लेफ्ट हैंड पर उतना फोकस नहीं करते थे जितना कि राइट हैंड पर, क्योंकि राइट हैंड उनका डोमिनेंट हैंड था और ये तब तक चलता रहा जब तक उनके राइट हैंड में इंजरी नहीं होगी। इंजरी होने के बाद उन्हें अपने लेफ्ट हैंड पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ा। ऑथर कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रिक्वायर्ड स्किल के सब एरियाज पर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपनी पुरानी ऑफलाइन स्ट्रैटेजी से ही अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। हमें टाइम के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीकों को भी समझना पड़ेगा। अगर हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे तो बिजनेस फेल भी हो सकता है और एक्सट्रीम पॉइंट आने पर हमें ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फिर से सीखनी पड़ेगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने किसी भी स्किल को जल्दी इंप्रूव करने के लिए 6 प्रिंसिपल देखे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि लर्निंग द मैक्रो फ्रॉम द माइक्रो, यानी जिस स्किल में हम अच्छा होना चाहते हैं उसमें सबसे पहले हमें छोटी चीज से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी पहले सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेकर उसमें बहुत अच्छे होना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता था लूजिंग टू विन, यानी जीतने के लिए हमें बहुत बार जानबूझकर हारना पड़ेगा ताकि हम अपने स्किल में जल्दी अच्छे हो जाएं। ऑब्वियसली हमें दुख होगा, लेकिन जो इस इमोशन को हैंडल कर लेगा एंड में वही विनर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सपेक्ट फॉर द डर्टी प्लान, यानी कई बार ऐसा होगा कि आप ज्यादा कैपेबल होंगे लेकिन विनर किसी और को बना दिया जाएगा, या आपके साथ अनफेयर चीजें होंगी। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इसका बुरा मानने के बजाय हमें इसे भी गेम का हिस्सा मानना चाहिए और इसके बावजूद आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हैव अ चाइल्ड सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी एक बच्चे की तरह हम फेलियर से ना डरें और लोगों के फेलियर को खुद की लिमिटेशन ना माने। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फाइंड अ राइट पार्टनर हु विल हेल्प यू ग्रो इन योर स्किल, यानी अगर हमें कोई हमारी स्किल में अच्छा पार्टनर मिल जाए तो हम उसकी मदद से जल्दी इंप्रूव हो सकते हैं। फाइनली लास्ट पॉइंट कहता है वर्क ऑन द एरियाज यू आर निग्लेक्टिंग बिफोर यू आर फोर्स्ड टू, यानी हमें हमारी स्किल के बारे में सब पता होना चाहिए और इससे पहले कि वक्त हमें इसके लिए मजबूर करे हमें खुद ही इंप्रूव हो जाना चाहिए।